हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर आरपीएससी और आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड की, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 20 प्रश्न साथियों टीचिंग मेथड के बनते हैं। तो टीचिंग मेथड से संबंधित आज प्रश्न मैं आपके सामने पुराने प्रश्न लेकर आ गया हूँ। मैं साथियों पहले बता दूँ, टीचिंग मेथड के ये जो पुराने प्रश्न हैं ये आपके 20 में से 20 नंबर का जुगाड़ है। बहुत ही आसान वाला पोर्शन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। अगर आपने पहले एक बार रीट या किसी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रखी है तो उसमें जो साइंस के टीचिंग मेथड होते हैं वो अगर आपने पढ़े हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप ये एक सामान्य बेसिक प्रश्न होते हैं जो कि आपकी समझ से भी सोल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आपको फैक्ट याद हो, फैक्ट के कुछ प्रश्न आते हैं हालांकि, लेकिन कुछ जो प्रश्न हैं वो आपकी सूझबूझ और आपकी जो समझ है टीचिंग के प्रति, जो आपकी अप्रोच है, आपका जो माइंड सेट है टीचिंग को लेकर, उससे ये अधिकतर प्रश्न सोल्व होते हैं। तो साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है मेरे दोस्तों। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ये नहीं को जरूर ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साथियों यहाँ पर तीन मेथड है, तीन स्टेप है जो साइंटिफिक मेथड से दिए हुए होंगे ऑप्शन में। देखते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। दूसरा है मेरे दोस्तों यहाँ पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तीसरा यहाँ पर जिज्ञासा क्यूरोसिटी। और चौथा यहाँ पर मेजरमेंट। तो मेरे दोस्तों आप देखिए, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट यानी कि OCM जो है मेरे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और मापन जो है मेरे दोस्तों, साइंस में किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड में इनका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। साइंस में आप ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप क्लासीफाई करोगे, क्लासीफाई करेंगे और मेजरमेंट आपस में आप करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये साइंटिफिक मेथड की जो विधि है ये उसके चरण है। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपके सामने जिज्ञासा, ये साइंटिफिक मेथड का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा। तो इस प्रश्न का सही आंसर मेरे दोस्तों क्या जाता है, क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की अवधारणा के लिए सही नहीं है। फिर से नई वाला प्रश्न आ गया है। चार, अब यहाँ पर देखना, ये एक प्रश्न आपके चार प्रश्न करवा रहा है। पहला तो एक प्रश्न ही है और तीन जो कथन है मेरे दोस्तों वो दूसरे हैं। यानी कि इसमें देखा जाए तो तीन जो कथन है, तीन स्टेटमेंट साइंस के लिए सही है। पहला है, विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है। तो अगर देखें मेरे दोस्तों तो विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है, एक स्टेटमेंट साइंस की अवधारणा के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार का परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। जो व्यक्ति साइंस से रिलेटेड होता है उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण, तो वो दोनों थोड़ी बिहेवियर और जिसका आउटलुक है मेरे दोस्तों वो एक एक प्रकार का उसके एटीट्यूड में चेंज हो जाता है, उसके सोचने का तरीका एकदम साइंटिफिक हो जाता है। अगला है यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों वो है, तो साथियों ये स्टेटमेंट कह रहा है कि विज्ञान प्रक्रिया भी है और प्रक्रिया का परिणाम भी। तो मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि विज्ञान प्रक्रिया भी है, यानी कि विज्ञान एक क्या नाम से प्रोसेस है और प्रोसेस का एक प्रोडक्ट भी है। और चौथा है मेरे दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट, वो है विज्ञान में अवधारणा स्थायी होती है और वे कभी भी बदलती नहीं है। तो ये मेरे दोस्तों ये यहाँ पर यही है जो एकमात्र विज्ञान का जो साइंटिफिक मेथड है मेरे दोस्तों, विज्ञान की जो उदाहरण है उसका ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिट नहीं बैठता। तीन यहाँ पर तीनों ऊपर के फिट बैठ रहे हैं, चौथा नहीं बैठ रहा। वो क्यों? जैसा कि आपको पता है कि जो विज्ञान में जो साइंस में जो कंसेप्ट बनते हैं, जैसे पहले आप देखते हैं थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, डोल्टन का मॉडल था। तो ये जो सारे मॉडल आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, फिर निल्स बोर का आया। तो ये सारे मॉडल्स बीच में कुछ मॉडल्स फेल होते हैं, फिर कुछ मॉडल पास होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या नाम से एक गुंजाइश रहती है कुछ अच्छा करने की। तो विज्ञान के जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों थर्बर एवं कोलेट। यहाँ पर दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, थर्बर एंड कोलेट। फैक्चुअल क्वेश्चन है के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह कार्य करना चाहिए। तो थर्बर एंड कोलेट साहब हमसे पूछ रहे हैं कि साइंस टीचर को किस तरह से काम करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर के रूप में, इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक के रूप में, मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ के रूप में, और चौथा ऑप्शन है ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक के रूप में। लेकिन सही आंसर इसका मेरे दोस्तों क्या होगा, तो थर्बर एंड कोलेट का मानना था, TNC इनको बोला जाता है, इनकी जोड़ी को। तो थर्बर एंड कोलेट का मानना है कि टीचर को एक मीडिएटर के रूप में, साइंस टीचर को मेरे दोस्तों एक मीडिएटर के रूप में काम करना चाहिए। मीडिएटर कैसे, जैसे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टीचर मीडिएटर हो जाता है करिकुलम से। तो मेरे दोस्तों साइंस स्टूडेंट को साइंस का जो करिकुलम है
इन दोनों के बीच में की योजक जो कड़ी है मेरे दोस्तों वो है टीचर। तो टीचर को इन दोनों को आपस में इनका जुड़ाव बनाना है। ये बात कौन कह रहे हैं? थर्बर और कोलिट साहब कह रहे हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो भी फैक्चुअल प्रश्न है। वो है मेरे दोस्तों यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर तारा देवी सेमिनार किस वर्ष में आयोजित हुई? तो मेरे दोस्तों ये तारा देवी सेमिनार था जो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया था। तो ये किस वर्ष में आयोजित हुआ था? ये है 1955 पहला ऑप्शन, दूसरा 1954 है, तीसरा 1957 है और चौथा जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों वो है यहाँ पर 1956। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों जाएगा 1956। ये आपको याद रखना है, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, सीधा आपको याद करना पड़ेगा। 1956 में मेरे दोस्तों तारा देवी सेमिनार आयोजित करवाया गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एनसीएफ 2005 से आया है। तो एनसीएफ 2005 को आप जरूर पढ़कर जाएं। हमेशा इससे एक या दो प्रश्न अवश्य बनते ही बनते हैं। टीचिंग मेथड का कोई सा भी एग्जाम हो, एनसीएफ 2005 हमेशा पूछा जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक जो सिद्धांत है, तो एनसीएफ 2005 के हमेशा 5 जो मेन प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों उनमें से एक है और बाकी 3 नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यही उन 5 में से एक है। तो और दूसरा ऑप्शन द्वितीय भाषा सीखना, ये नहीं है। दृष्टिकोण को बदलना, ये भी नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर तो मेरे दोस्तों आंसर नंबर पहला हो जाएगा। तो 5 जो निर्देशक सिद्धांत है, आपको जो 5 प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों एनसीएफ 2005 के, वो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। मैं बिना टाइम गवाए आपके प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो PYQ सीरीज है टीचिंग मेथड से संबंधित है मेरे दोस्तों। साइंस की हम अलग से PYQ सीरीज चला रहे हैं और मेरे दोस्तों ये 2013 का पेपर है जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। सारे प्रश्न यहाँ पर पुराने वही होंगे जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा के जो प्रश्न हैं मेरे दोस्तों, पहले मैं उनको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ आप चैनल को जरूर शेयर करें, बताएं और खुद भी सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहनशक्ति विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल ये भी नहीं कहा गया। और अगला जो है, विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के योग्य बनाए, बिल्कुल 1986 में साइंस यही कहती है। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें यही कहती है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार तैयार किया जाए कि साइंस का विद्यार्थी जो है वो समस्या का समाधान कर लें और फिर निर्णय लेने योग्य बनाए, यानी कि उसकी डिसीजन लेने की जो पावर है वो जनरेट हो जाए। ये चौथा जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों वो भी एक बार देख तो लेते हैं। वो क्या है? विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर इसका सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया? तो 2001 में ये संशोधन करने वाले थे एंडरसन साहब। ये प्रश्न रीट वाले एग्जाम है उनमें भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। उनमें भी जो साइंस का टीचिंग मेथड आता है उनमें भी लगभग ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ परिवर्तन है, ऊपर नीचे कुछ 19-20 अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है। तो ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक के उद्देश्यों के जो वर्गीकरण था उसको साथियों 2001 में एंडरसन साहब ने संशोधित कर दिया था। अगला प्रश्न है फोकस ग्रुप से। फोकस ग्रुप एनसीएफ 2005 में बनाए गए थे। कितने फोकस ग्रुप थे यह आपको बताना है। के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? 20, 22, 21 और 23। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं मेरे दोस्तों। 138वें नंबर का ये आपके सामने प्रश्न है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर 21 फोकस ग्रुप यहाँ पर मेरे दोस्तों एनसीएफ 2005 में उनकी बात की गई है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो है शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव कौन से हैं? यानी कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस आर। 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए गए मेरे दोस्तों। विद्यार्थी, पुस्तक और परीक्षा नहीं है बिल्कुल। स्कूल शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल नहीं है। पाठ्यचर्या विद्यार्थी और शिक्षक बिल्कुल है। करिकुलम, स्टूडेंट एंड टीचर, ये तीनों बेसिक कंपोनेंट है टीचिंग प्रोसेस के। शिक्षक, स्कूल और कक्षा का ये भी नहीं है। तो सही आंसर मेरे दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक देखा है तो इसको शेयर भी करें, अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय भी दें। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रोजेक्ट मेथड से प्रश्न आया है। प्रोजेक्ट मेथड का साथियों हमेशा प्रश्न बनता है, अधिकतर, हमेशा तो नहीं पर अधिकतर परीक्षाओं में प्रोजेक्ट मेथड का प्रश्न बनता है। तो प्रोजेक्ट मेथड आप ध्यान से पढ़कर जाएं। इसमें प्रोजेक्ट मेथड के कुछ चरण दिए जा रहे हैं, उनको आपको स्टेप से जमाना है। पहला है रूपरेखा निर्माण, दूसरा है परियोजना का चुनाव, तीसरा है रिपोर्ट तैयार करना, मूल्यांकन, परियोजना का कार्यान्वयन। तो साथियों सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पर परियोजना का चुनाव। तो सी ऑप्शन किसमें? इसमें तो ई दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, ये दोनों में सी दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। परियोजना के बाद आपकी बनती है रूपरेखा।
चलो रूपरेखा बन गई, सी के बाद ए आ गया, बिल्कुल सही, अभी तो सही जा रहे हैं दोनों में, इधर भी सी के बाद ए आ रहा है। अगला है उसके बाद सीधा ये ई में बता दिया इसने अगले स्टेप में कि रिपोर्ट तैयार करना। नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में बनेगी। उसके बाद आता है डी, बिल्कुल परियोजना का कार्यान्वयन करें। उसके बाद जैसे आपने परियोजना का चुनाव किया, रूपरेखा बना ली, अब परियोजना का कार्यान्वयन कर दीजिए, उसके बाद उसका मूल्यांकन कर दीजिए, और जब मूल्यांकन आपका हो जाए तो फिर उसकी रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड की, आप एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न मेरे साथियों आपकी स्क्रीन पर है, वो है इंक्वायरी मॉडल ऑफ सच मैन इज बेस्ड ऑन, यानी कि सकमैन का जो परीक्षा मॉडल है, यानी कि इंक्वायरी जो मॉडल है वो किस प्रकार का है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, या आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों है, या कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों ये है आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड है। इसको याद करने का मेरा जो सही तरीका था, मैंने कैसे याद किया था मैं बताऊं। मैंने एक शब्द होता है सच्चाई, सच आई, सच्चाई, सच्चाई जो शब्द है उसको मैंने याद रख लिया था, यानी कि सच में कौन सा है, इंडक्टिव यानी कि आई वाला मेथड। आगमनात्मक जो मेथड है वो कौन सा है, इंक्वायरी मेथड जो मेरे दोस्तों सच में का कौन सा है, आगमनात्मक मेथड है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, परिभाषा से संबंधित है, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है, ये कथन किसका है। तो मेरे दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपको सीधा फैक्ट पे याद रखना है कि विज्ञान को सीखना और करना है। ऑप्शन है आपके सामने, एस चंद्रशेखर, डी एस कोठारी, यू आर राव, जयंत नोर्लिकर। तो 4 यहाँ पर नाम आपके सामने आ गए हैं। इसमें से जो सही आंसर मेरे दोस्तों वो है डी एस कोठारी। कोठारी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि विज्ञान को सीखना ही विज्ञान को करना है। तो टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, ये किसने कहा था, कोठारी साहब ने कहा था विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पार्ट या सहगामी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 यहाँ पर है, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला, विज्ञान क्लब। तो यहाँ पर नहीं है वाला ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विज्ञान मेला भी को करिकुलर एक्टिविटी है, क्लब भी है, और विज्ञान जो एग्जीबिशन लगता है प्रदर्शनी वो भी इसकी। लेकिन जो साइंस लेबोरेटरी है मेरे दोस्तों वो इसके करिकुलम का हिस्सा है, यानी कि करिकुलर एक्टिविटी है, वो को करिकुलर नहीं है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, साइंस लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे दोस्तों, किस समूह की वस्तुएं परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पर है विरामगढ़ी, लोलक, परखनली, होल्डर। अगला देखते हैं, तारा जाली, त्रिपाद स्टैंड और बर्नर। ये तो हुआ आपका त्रिपद स्टैंड, यानी कि त्रिपद स्टैंड, उसके यहाँ नीचे लग जाता है बर्नर, और ये उसका जाली जो लगती है वो तारा जाली वो हो गई। तो ये मेरे दोस्तों आपस में संबंधित है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला देख लेते हैं फिर भी ऑप्शन क्या है, परखनली स्टैंड, गैल्वेनोमीटर दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं होगा। क्वथन नली, निकास नली अलग अलग है, आवर्धक लेंस अलग अलग है। तो सही आंसर तो मेरे दोस्तों इसका यही होगा, तारा जाली, त्रिपद स्टैंड और बर्नर। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र को गर्म करते समय उसमें आग लग जाती है तो आपका पहला काम क्या होगा। अब देख लीजिए ये जो प्रश्न है ये आपकी अप्रोच से संबंधित प्रश्न है, ये किसी भी बच्चे को आ सकता है अगर आपकी टीचिंग अप्रोच अच्छी है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे दोस्तों, इसमें कि प्रयोगशाला में आग लग गई तो आप क्या करेंगे, ये पूछ लिया, मदद के लिए चिल्लाएंगे नहीं, उस स्थान से भाग जाएंगे नहीं, जलते समय तरल पर पानी डालेंगे नहीं, गैस बर्नर को बुझा देंगे। बिल्कुल सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए कि आप गैस का जो बर्नर है उसको बुझा दें, पुट ऑफ द गैस बर्नर। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। तो ये आपके विवेक पे जो संबंधित प्रश्न होते हैं। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, स्कूल साइंस त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों साथियों, यहाँ पर स्कूल साइंस की जो त्रिमासिक जो पत्रिका है मेरे दोस्तों वो किस संस्था द्वारा उसका प्रकाशन किया जाता है। तो यानी ये एक यहाँ पर साथियों ये पत्रिका है उसका नाम है मेरे दोस्तों स्कूल साइंस, ये किस संस्था के द्वारा 3 महीने में एक बार प्रकाशित की जाती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों आंसर नंबर 1, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है मेरे दोस्तों वो स्कूल साइंस नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन करता है जो कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है निम्नलिखित में से निश्चित उत्तर प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने, विद्युत रोधी क्या होता है, पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या यह कथन सही है, कॉपर और आयरन में क्या अंतर है, प्रबल अम्ल का एक उदाहरण है। तो ये कह रहा है निश्चित उत्तर प्रकार का प्रश्न है, यानी कि आपको जो है फिक्स्ड आंसर देना है। विद्युत रोधी क्या होता है, ये फिक्स्ड आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल क्या पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या यह कथन सही है, हाँ या नहीं, यही फिक्स्ड आंसर है यस और नो। तो फिक्स आंसर किसका हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर मेरे दोस्तों वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो आप देख लीजिए,
प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ चरण हैं, तो वो आपको सीक्वेंस से जमाना है। पहला जो चरण है मेरे दोस्तों वो है ब्लूप्रिंट तैयार करना, दूसरा इन्होंने दे रखा है मूल्यांकन, तीसरा दे रखा है उद्देश्यों का अंकभार, चौथा यहाँ पर प्रश्न निर्माण, पांचवा है अंक तालिका का तैयार करना। तो ये जो ऑप्शन है मेरे दोस्तों ये यहाँ पर गलत दे रखा था, ये हो गया था क्वेश्चन डिलीट आरपीएससी की उस परीक्षा में, लेकिन इसको फिर भी अपन थोड़ा तोड़ जोड़ के सही तरीके से अपन इसको जमाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट तैयार करनी होगी, या फिर आप करेंगे सबसे पहले उद्देश्यों का अंक भार। इनके आधार पर आपने उद्देश्यों का अंक बाहर कर लिया, उसके बाद आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए प्रश्नों का निर्माण। तो यहाँ पर साथियों इसमें भी कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन भी सही नहीं दे रखे, अतः ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट हो गया था, क्योंकि अंक तालिका तैयार कर रहे हैं आप, तो ये मूल्यांकन के बाद तैयार होगी। तो प्रश्न निर्माण के बाद आप मूल्यांकन कर लीजिए, मूल्यांकन के बाद उनकी अंक तालिका बना लीजिए। तो इस प्रकार कुछ ये प्रश्न था जो कि अधूरा था, तो ये डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न बालकों के में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते हैं? खुले प्रश्न, बंद प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न, व्यभिचारी प्रश्न। तो मेरे दोस्तों समीक्षात्मक जो सोच है यानी क्रिटिकल जो थिंकिंग है मेरे दोस्तों को विकसित नहीं करने वाले, ना यानी कि नहीं करने वाले जो प्रश्न है वो होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन। बंद प्रश्न जो होते हैं मेरे दोस्तों वो समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं करते हैं। तो खुले प्रश्न उसके लिए अच्छे हैं, खोजपूर्ण प्रश्न भी अच्छे होते हैं, डाइवर्जेंट जो क्वेश्चन होते हैं व्यभिचारी वो भी उसकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। अगला और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? तो मानदंड जो मेरे दोस्तों गुड टेस्ट नहीं है, तो वो विश्वसनीयता, विषयानुकूलता, संभाव्यता और वस्तुनिष्ठता। तो अगर मेरे दोस्तों किसी टेस्ट में अगर विश्वसनीयता है तो वो अच्छी बात है, विषयानुकूलता है, वैलिडिटी तो अच्छी बात है, वो उसमें वस्तुनिष्ठता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये उसका एक गुण होने की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका सही आंसर तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार के टीचिंग मेथड और मेरे दोस्तों PYQ से रिलेटेड जो साथियों जो चैनल है वो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।